हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा था, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक बलगति। वह चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया था और अभिक्रिया के वेग को भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें औसत वेग और ताक्षणिक वेग दोनों को पढ़ लिया था। अब उसके बाद हमने देख लिया था अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इनको भी हमने देख लिया था कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से वेग वो कारक प्रभावित करते हैं, ये भी हम देख चुके थे। अब इसके बाद दो टॉपिक हैं, एक है आणविकता और एक है अभिक्रिया की कोटि। एक है अभिक्रिया की आणविकता, एक है अभिक्रिया की कोटि। इन दोनों को हम पढ़ेंगे, उससे देखेंगे कि वो होता क्या है। तो चलो आज देखते हैं कि क्या होता है। तो अभिक्रिया की आणविकता को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रिएक्शंस देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता होती क्या है। जो आणविकता होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। वो होती क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि कोई रिएक्शन है, जैसे कि I2 से मिलकर 2HI बनता है। ये जो बना है एक जस्ट जनरल एग्जांपल है। तो ये H2 और I2 मिलकर 2HI बना है। तो इसमें अभिकर्मक में कितने अणु या आयंस भाग ले रहे हैं, इस अभिकर्मक में कितने अणु या आयंस भाग ले रहे हैं, उनकी टोटल संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, मतलब आणविकता कहते हैं। जैसे कि इसमें एक है और इसमें भी एक है, तो एक और एक कितने हो गए, दो। तो इसकी आणविकता कितनी है, दो। तो इसे क्या कहेंगे, द्विआण्विक कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वि अभिक्रिया कहेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार एक और देखते हैं। एक और है कि अगर आप 2NO प्लस O2 से रिएक्शन कराओगे तो 3NO2 बनता है। क्या बनता है, 3NO2 बनता है। तो इसमें अभिकारक कितने हैं, उनकी संख्या को देखो। तो ये कितने हैं, दो है और ये एक है, तो क्या हुआ, तीन। तो इसे क्या कहेंगे, त्रिअणुक त्रिआण्विक अभिक्रिया कहेंगे। ये समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अगर हम H2O2 को रिएक्ट करते हैं, H2O2 को देखते हैं, तो उससे बनता है H2 प्लस O2, जैसे ये बनता है। तो अभिकारक में कितने अणु हैं या आयंस हैं या परमाणु हैं, उसकी संख्या को ही क्या कहते हैं, हम आणविकता कहते हैं। तो इसमें कितना है, एक है, तो इसको एक होगा, तो आणविकता कितनी हुई, एक। तो इसे क्या कहेंगे, एकाणुक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, एकाणुक तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, बहुत ही इजी है। एकाणुक किसे कहते हैं, द्विआणुक किसे हैं, और त्रिआणुक किसे कहते हैं। ये आपको रिएक्शन को देखकर ही पता चला जाएगा कि जो रिएक्टेंट में जितने भी अणु हैं, आयंस हैं या परमाणु हैं, उनकी टोटल संख्या को ही हम क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट जिसमें एक अणु उपस्थित होता है। जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकर्मक होते हैं, उसमें एक अणु उपस्थित होता है, उसे एकाणुक कहते हैं। और जिसमें दो अणु उपस्थित होते हैं उसे द्विआण्विक कहते हैं। जिसमें जैसे H2 और O2 है, H2 और O2 है, दोनों मिलकर 2HI बना रहे हैं, तो मतलब कि क्या है, ये द्विआण्विक अभिक्रिया है। उसी प्रकार अगर रिएक्टेंट में तीन अणु हैं, जैसे कि 2NO प्लस एक O2 है, 2NO है, एक O2 है, ये टोटल हुए तीन, तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिअणुक अभिक्रिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देता हूं, 4th नंबर का एग्जांपल है।
अगर 4HBr प्लस O2 की रिएक्शन कराते हो तो आपका Br2 प्लस 2H2O बनता है, 2H2O बनता है। तो आप बोलोगे, मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी ये कितना अणुक है, इसकी आणविकता कितनी है, तो आप बोलोगे सर 4 ये है, 1 ये है, तो ये 5 है, 5 हुए। तो ये इसकी आणविकता कितनी हुई, 5 हुई। बट मैं आपसे बोलूंगा कि जब 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 आपको 3 से अधिक आणविकता आई तो उसकी वो आणविकता हो ही नहीं सकती। मतलब इसमें एक नियम है, उसको आप लिखोगे। इसमें एक बात है जो हर जगह लागू होती है कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब अगर किसी रिएक्टेंट में टोटल संख्या 3 से अधिक है, अगर किसी रिएक्टेंट में टोटल संख्या 3 से अधिक है तो इसका मतलब है कि उसकी आणविकता गलत बता रहे हो तुम। तो इसको समझने के लिए आपको ये चीज समझने के लिए आपको इसकी सबसे पहले मैकेनिज्म आनी चाहिए। इसकी मैकेनिज्म अगर आपको आती है तो इसकी आणविकता आप आसानी से निकाल लोगे कि इसकी आणविकता कितनी होगी। तो इससे निकालने के लिए आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। और अगर 3 से कम है, अगर किसी अभिकर्मकों के अणुओं की संख्या के योग 3 से कम है तो वह आणविकता आपकी सही है। जैसे कि आपने कुछ एग्जांपल्स ऊपर देखे थे कि इसमें 1 अणु है तो 1 अणुक, इसमें 2 अणु है तो इसे द्विअणुक, इसमें 3 अणु है तो इसमें त्रिअणुक, और इससे ज्यादा हुए तो इसका मतलब क्या है, आपकी आणविकता गलत है। तो ये आपने एग्जांपल देखा। ये जो एग्जांपल है वो जिसको आप जनरली आणविकता निकालोगे तो इसकी आणविकता 5 निकलेगी, बट ये आपका गलत है क्योंकि आणविकता 3 से अधिक नहीं होती है। तो इसकी आणविकता हम निकालते हैं। उसके लिए हम पहले इसे इरेज करते हैं। आप ये सभी को देख लो, फिर हम इसे इरेज करते हैं। क्या रिएक्शन थी आपकी? रिएक्शन थी 4HBr मिलकर O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2Br2 बनाता है, ठीक है, प्लस 2H2O बनाता है। यही रिएक्शन थी ना। अब क्रिया बैलेंस है क्योंकि 4H2 4H2, 4Br 4Br, 2O2 2O2। अब क्रिया बैलेंस है। अब इसका हम क्या देखते हैं, अगर ऐसी अभिक्रिया आपको दिख जाए जिसकी आणविकता 3 से अधिक है तो उसकी आप सबसे पहले क्या लिखोगे, मैकेनिज्म लिखोगे। इसकी क्या लिखोगे, मैकेनिज्म लिखोगे। तो इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक HBr रिएक्ट करेगा O2 से, एक HBr रिएक्ट करेगा O2 से, तो क्या बनाएगा HOOBr, ये बनाएगा आपका। अगर एक HBr O2 से रिएक्ट करेगा तो HOOBr बनाएगा। और अगर HOOBr, अब आगे रिएक्शन करते हैं, अगर HOOBr रिएक्ट करेगा HBr से तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा HOBr2, ये बनाएगा 2HOBr। ये अब क्लियर बैलेंस है या नहीं। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 Br है, 2 Br है। अब ये जो है वो रिएक्ट करेगा HBr से फिर दोबारा, तो जो
HOBr है वो रिएक्ट करेगा किससे, HBr से। तो इसके दो मॉलिक्यूल हैं तो इसके भी दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। तो जो फाइनली बनेगा वो बनेगा 2Br बनेगा प्लस 2H2O बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी मैकेनिज्म कैसे है। मैकेनिज्म हम नहीं बना सकते, इस मैकेनिज्म को और प्रैक्टिकली लैब में किया जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे रिएक्शन हुई है। फर्स्ट HBr रिएक्ट करता है O2 से तो HOOBr बनता है, और HOOBr रिएक्ट करता है फिर से HBr से तो फिर बनता है HOBr बनता है 2HOBr। और जो 2HOBr है वो 2HBr से रिएक्ट करके Br2 प्लस H2O बनाता है। तो ये जो आपकी रिएक्शन है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट आपको ये प्राप्त करना था, यही फाइनल प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो गया था। इसका मतलब ये रिएक्शन पूरी हो चुकी है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक था कि इसकी आणविकता कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो अभिक्रिया हो रही है वो स्लो कौन सी हो रही है, फास्ट कौन सी हो रही है। तो जो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप है। क्या है, ये फास्ट स्टेप है, ये भी फर्स्ट स्टेप है। तो अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाए जिसकी आणविकता 2 से अधिक है तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सबसे पहले मैकेनिज्म लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, वही उसकी आणविकता को निर्धारित करेगा। तो आपको स्लो स्टेप कौन सा दिख रहा है, स्लो स्टेप दिख रहा है फर्स्ट वाला। तो इसके जो अभिकर्मक हैं, अभिकर्मकों में जो अणुओं की संख्या है, टोटल अणुओं की संख्या है उसकी, वही उसकी आणविकता होगी। तो इसमें कितना है, 1 है, और इसमें भी कितना है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी आणविकता कितनी हुई, 2 हुई। तो आणविकता कितनी हुई, 2 हुई। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे होंगे जिसकी आणविकता हम नहीं निकाल पाएंगे, जिसका योग होगा वो 3 से अधिक होगा। तो इसका मतलब है आप ये रिएक्शन देख रहे हो वो आपकी आणविकता नहीं निकाल पाओगे। बट मैं ये कहूँगा कि जो आपकी NCERT है उसमें ओनली आपके जनरली 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 4 एग्जाम्पल हैं जिसको आपको याद करना है, जिसमें से 1 एग्जाम्पल मैंने करा दिया है, बाकी के 3 एग्जाम्पल्स बचे हैं, सिर्फ उन्हें देख लो। जो आपके जो आपके एग्जाम है, जैसे कि नीट का, जेईई का, कुछ भी एग्जाम हो, आपका बोर्ड लेवल का एग्जाम है, वो उन सभी में सिर्फ ओनली इन 4 एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन 4 एग्जाम्पल से ही आएंगे, वरना क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि सबको पता है कि ये जो पोर्शन है वो प्रैक्टिकली है। क्या है, प्रैक्टिकली है। तो ये आप एक पेपर बोर्ड पर नहीं कर सकते, आप पेपर और पेन से इसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इसीलिए ये सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स में से यही क्वेश्चन देखते हैं। तो उन चारों एग्जाम्पल को आप NCERT से देख लेना। बाकी का मैंने आपको समझा दिया है कि अगर कोई रिएक्टेंट 1 है, 1 से हो रही है तो 1 अणुक है, 2 से हो रही है तो द्वि अणुक है, 3 से हो रही है तो त्रि अणुक है, और अगर कोई ज़्यादा है जिसके रिएक्टेंट में अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है, 3 से अधिक है, तो उनकी सबसे पहले लिखेंगे मैकेनिज्म। उसमें सबसे स्लो स्टेप होगा, जो सबसे स्लो स्टेप होगा, जो आपका सबसे स्लो स्टेप होगा, उसके अणुओं की संख्या या परमाणुओं की, टोटल परमाणुओं की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, आणविकता कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आओ देखते हैं परिभाषा को। ये आपको समझ में आ गया होगा तो अब परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा में क्या लिखा है। जो हमने समझाया है आपको वही लिखा है या कुछ और लिखा है। तो हम परिभाषा को देखते हैं। जो आपकी डेफिनेशन है उसको देखते हैं। किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया, जो प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया है में भाग लेने वाली स्पीशीज या परमाणु हो या अणु हो या फिर आयंस हो, कुछ भी हो, परमाणु, अणु, आयंस हो, जो एक साथ संगठित होकर
अभिक्रिया कराती हैं। अभिक्रिया कैसे होती है? जब संघट्य होता है उसमें टक्कर होती है, जब ये अभिक्रिया होती है तो एक साथ संघट्य होकर अभिक्रिया कराते हैं। तो संघट्य या टक्कर किस में होती है? रिएक्टेंट में होती है। तो ये किसकी बात कर रहा है? रिएक्टेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रिएक्टेंट की बात कर रहा है। तो की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मतलब कि जो संघट्य हो रहे हैं उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वही चीज मैंने आपको बताई थी कि जो रिएक्टेंट हैं, जो आपको रिएक्टेंट हैं, उनकी टोटल संख्या को ही हम क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। अगर उसकी संख्या 3 से अधिक है, 3 से अधिक है, तो उसकी जो आणविकता है वो क्या है? गलत है। तो उसका आप पहले मैकेनिज्म लिखोगे और जो स्लो स्टेप होगा, जो आपका धीमा स्टेप होगा, या मतलब अति मंद स्टेप होगा, उसकी टोटल संख्या को ही क्या कहेंगे? हम आणविकता कहेंगे। तो जो आपका आणविकता टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आणविकता होती क्या है। अब इसके बाद देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। जो आपकी अभिक्रिया की कोटि है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं करना। आप हमारे चैनल से जुड़ी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अब हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसे अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। उससे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं। मैं आपको सिंपली सीधा भी बता सकता हूँ, बट आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ कुछ। जैसे कि कोई है, क्या है? NH4NO2, ये है जो रिएक्ट कर कर क्या बनाता है? N2 बनाता है प्लस 2H2 बनाता है। ये जो है वो रिएक्ट कर कर क्या बनाता है? N2 प्लस H2O बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है उसका हम वेग कैसे लिखेंगे? मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि द्रव अनुपाती का नियम है, उसमें वेग लिखने का फॉर्मूला है, अगर वेग समानुपाती होता है किसके? रिएक्टेंट के सांद्रता के। तो इसमें सिंपली वेग लिखेंगे, तो वेग इज इक्वल टू लिखेंगे, वेग समानुपाती किसके होगा? रिएक्टेंट क्या है? ये है, तो इसके समानुपाती होगा। इसके समानुपाती है। अगर हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जिसे कहते हैं वेग स्थिरांक, जिसे किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं, और सिंपली इसे लिख देंगे। तो अब इसमें जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर कितनी पावर है, कितनी पावर होगी? के सामने जो संख्या लिखी होती है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? 1 है, तो इसके ऊपर भी क्या होगी? 1 होगी। इसके ऊपर भी क्या होगी? 1 होगी। तो इसका मतलब हुआ जिसके रिएक्टेंट की सांद्रता के ऊपर जितनी घात होगी वही क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इसके ऊपर कितनी घात है? 1 है, तो कोटि कितनी हुई? अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई? 1 हुई। क्या हुई? 1 हुई। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। क्या है? NH4NO2 रिएक्ट करके क्या बनाता है? N2 प्लस H2O। क्या बनाता है? N2 प्लस H2O, 2H2O बनाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर H2 प्लस I2 रिएक्ट करके 2HI बनाता है। क्या बनाता है? 2HI बनाता है। तो इसको द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से इसका वेग लिखेंगे, तो वेग इज समानुपाती होता है किसके? रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट कौन कौन सा है? H2 है और क्या है? I2 है। जो रिएक्टेंट की सांद्रता है उनको ऐसे लिख देते हैं,
इनके ऊपर कितनी कितनी घातें हैं, इसके ऊपर भी एक घात है और इसके ऊपर भी एक घात है। तो ये घात एक और एक कितने हुए, दो हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोटि कितनी हुई, इसकी कोटि हुई कितनी, दो हुई। क्या हुई, इसकी कोटि कितनी हुई, दो हुई। तो आप बोलोगे कि सर जैसा कि आपने आणविकता में बताया उसी प्रकार इसको भी बता रहे हो कि इसके सामने एक है तो एक सामने है तो इसके ऊपर घात चढ़ जाती है। तो वही सिंपली हम सिंपल भी आणविकता भी तो ऐसे ही निकाल रहे थे कि अगर एक है तो इसकी आणविकता एक है, अगर एक और दो अभिकर्मक हैं तो इसकी भी आणविकता दो है। इसी प्रकार आप अभिक्रिया की कोटि को भी बता रहे हो। बट मैं आपसे बोलूंगा कि ये दोनों चीजें आपस में अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। वो कैसे डिफरेंट हैं उसे समझते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे हम, उसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अगर आप H2 प्लस Br2 इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, 2HBr बनता है। ये आपको सब पता होगा, इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है। अगर इसका द्रव अनुपाती नियम के अनुसार वेग लिखेंगे तो वेग समानुपाती होगा रिएक्टेंट के, मतलब H2 की सांद्रता के और Br2 की सांद्रता के। यही है ना, यही बताया है मैंने आपको सब। हाँ, तो इसके अनुसार जो ये है, इसके अनुसार आपकी जो अपक्रिया की कोटि है वो कितनी आ रही है, दो आ रही है। आपके अनुसार कितनी आ रही है, दो आ रही है। बट मैं आपसे कहूंगा कि इसकी अपक्रिया की कोटि होती है, वो कोटि कितनी होती है, जो कोटि होती है वो कितनी होती है, 3/2 होती है। क्या होती है, 3/2 होती है। तो आप बोलोगे कि सर इसकी आणविकता तो दो आ रही है, इसकी आणविकता तो हमने निकाल ली है तो दो आ रही है, ये एक है ये एक है तो दो है, बट इसकी कोटि आपने लिख दी है 3/2, ऐसे कैसे। तो मैं आपसे पहले भी मैंने इस एग्जांपल पर बताया था कि जो कोटि है वो आणविकता और कोटि दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, मतलब कि समान नहीं है। तो ये जो आपने कोटि निकाली है, इसको समझने से पहले आपको दिमाग में ये क्लियर करना पड़ेगा कि आणविकता अलग है और कोटि अलग है। अगर इसकी आणविकता निकालेंगे दो आ रही है तो इसका मतलब हुआ जो आणविकता है वो कोटि के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये चीज आपको, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि जो आणविकता होती है वो कोटि के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। अब इस पे आते हैं कि जो ये रिएक्शन हुई है, ये जो रिएक्शन हुई है उसकी कोटि आई है 3/2। अब ये कैसे आई है, इसे समझने के लिए आपको बहुत सारे लेक्चर्स लगने वाले हैं, अप्रॉक्स 2 से 3 लेक्चर लगने वाले हैं कि जो ये कोटि है वो आपने कैसे निकाली। मैंने अभी सिंपल से एग्जांपल देके हुए बताए थे कि ये जो है उसके जो घात, जो सांद्रता की घात है, जो अभिकर्मक की सांद्रता है उसकी घात है, उसके योग को ही हम क्या कहते हैं, अपक्रिया की कोटि कहते हैं। इसमें भी मैंने सिंपली वही बताया था। बट आपको नेक्स्ट एग्जांपल देखने को मिला, ये HBr वाला H2 और Br2 रिएक्ट करके HBr बनाता है। इसके अनुसार आपकी जो कोटि आ रही है वो दो आ रही है, बट आपकी कोटि एक्चुअल है, जो प्रैक्टिकली है, जो प्रायोगिक तौर पर निकाली गई है वो कितनी है, 3/2 है। और ये 3/2 कैसे निकली है, ये 3/2 कैसे निकली है उसी को हम नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये 3/2 कोटि निकली है वो कैसे निकली है, इसी चीज को समझेंगे। आपने ये जो कोटि समझा है वो इतना सिंपल नहीं है जितना आपने दिमाग में स्ट्रक्चर स्टार्टिंग वाले एग्जांपल्स को देख के बता लिया था कि सर जो कोटि है वो आणविकता के बराबर है। बट आणविकता है वो कोटि है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग पढ़ाया है। जो आपको सिमिलर लग रही है वो आप सिमिलर नहीं। तो जो आपने ये एग्जाम्पल देखा है उसको हम आगे समझेंगे कि अपक्रिया की कोटि निकालते कैसे हैं। इसको निकालने के लिए आपको 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे।
उसको पढ़ेंगे। आगे जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको मैथमेटिकल चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी, उसमें जैसे कि अवकलन विधि, समाकलन विधि, ये सारी, और अर्ध आयुकाल, ये जो 3 हैं वही अवक्रिया की कोटि निकालने की विधि है। उन तीनों को हम निकालेंगे। तो हम सब अब इसमें देखते हैं कि जो अवक्रिया की कोटि है उसकी परिभाषा क्या है, उसको देख लेते हैं। तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग निर्धारक पद के वेग समीकरण क्या है, ये है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो आपने मैंने रिएक्शन दे दी है, आप इसका वेग समीकरण लिखो, को वेग समीकरण लिखना है, तो जो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम है उसके अनुसार जो वेग समीकरण है वो कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो जो वेग समीकरण है वो ऐसे लिखना है। तो आगे पढ़ते हैं। वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग, जो सांद्रता पद है, जो रिएक्टेंट है, उनके घातों का योग क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी वो जनरली सभी पर लागू होती है, बट सभी पर लागू नहीं होती है। वो सामान्यतः लागू होती है बट सभी पर लागू नहीं होती है। तो हम इसकी अवक्रियाई कोटि निकालेंगे। अब कैसे निकलेगी उसे हम नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये जो अवक्रियाई कोटि है वो बहुत लंबी होने वाली है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अवक्रियाई कोटि को समझना है तो उसे अच्छे से समझेंगे। तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को पूर्ण विराम लगाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, उसको हम कुछ स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद और पढ़ेंगे। मतलब कि आपको 2 से 3 लेक्चर लगने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।